तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत, अभिनंदन एक बार फिर से आपका अभिनव कैरियर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। रीट की पात्रता परीक्षा की महाघोषणा हो चुकी है। तो रीट पात्रता परीक्षा के लेके जो हमारा सब्जेक्ट लेने वाला है सेकंड लेवल के अंदर एसएसटी या सामाजिक विज्ञान से जो आपके 60 क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चनों की सीरीज से जो आपकी यूनिट शुरू होती है, जहां से आपका सिलेबस एसएसटी का शुरू होता है, वो आपका सिलेबस शुरू होता है सिंधु घाटी सभ्यता से। और वैसे बात करें भारतीय इतिहास की, तो भारत का इतिहास है वो भी सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है। तो उसी टॉपिक्स को लेके आपके बीच में पहली क्लास इस चैनल के माध्यम से आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाई जा रही है। सबसे पहले मेरा उन विद्यार्थियों से आग्रह रहेगा कि आप जो इस चैनल पे नए हैं, तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें, ताकि उन लोगों तक इस चैनल के माध्यम से जो क्लासें लगातार आपके तक पहुंचाई जाएंगी, वो क्लासें उन लोगों तक भी पहुंचे, ताकि वो घर बैठ के 2 महीने के अंदर, मात्र जो 60-70 दिनों का टाइम है उसके अंदर इस फ्री जो रीड की क्लासें हैं, स्ट्रीम चलाई जा रही है, उसका आनंद ले सकें और साथ ही साथ इससे लाभ ले सकें और इस क्लास से जुड़ सकें। चलते हैं आज की क्लास की तरफ। जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो टॉपिक्स आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जहां से भारतीय इतिहास की शुरुआत होती है और जहां से आपके जो एसएसटी का सिलेबस है उसकी शुरुआत हो रही है। शुरुआत के अंदर दिया गया है, टॉपिक का नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में क्या कुछ दिया गया है, जिसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसके नामों के बारे में पूछेंगे कि किसके बारे में क्या कुछ किसका परिचय दिया गया है। कि भारत का इतिहास है वो सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू होता है, से इस नाम से भी जाना जाता है, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता इसलिए बोला जाता है क्योंकि प्रारंभिक स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा खोजा गया था 1921 में। तो इसलिए इसका पहले खोजे गए स्थान के नाम पे इसका हड़प्पा सभ्यता नाम पड़ा। नाम किस प्रकार से पड़ा उसको बाद में चर्चा करेंगे। ये सभ्यता लगभग 2500 ईस्वी पूर्व दक्षिण एशिया। अब बात करें दक्षिण एशिया के अंदर, तो दक्षिण एशिया के अंदर भारत वह उसके पड़ोसी देश आते हैं। भारत वह के पड़ोसी देश, लेकिन इस पड़ोसी देश के अंदर चीन क्या नहीं होता, शामिल नहीं होता। चीन दक्षिण एशिया के अंदर शामिल नहीं होता। बाकी भारत और उसके पड़ोसी देश है वो दक्षिण एशिया के अंदर शामिल होते हैं। तो भारत के पश्चिम के भाग में और वर्तमान पाकिस्तान और पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर भाग में ये जो सभ्यता है वो फली फूली, जिसे वर्तमान में पाकिस्तान और पश्चिमी भारत के नाम से भी जाना जाता है। ये ये जो इसका विस्तार था वो यहाँ तक था। सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन थी एक तो मिस्र की सभ्यता, एक मेसापोटामिया की सभ्यता जिसके साथ में आप लोग लिंक भी देखेंगे, एक भारत की सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, और एक चीन की सभ्यता थी हांगहो नदी के किनारे पे जो पनपी। ये क्या थी, ये प्राचीन 4 नगरीय सभ्यताएं थी। पहली बात करें तो ये कैसी सभ्यता सभ्यता है, तो ये नगरीय सभ्यता है। और दूसरी बात करें तो ये कैसी सभ्यता है, तो ये अगर आप लोगों से पूछे तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। बाद में जो आपकी सेकंड टॉपिक है वैदिक सभ्यता, तो वैदिक सभ्यता है वो लोह युगीन सभ्यता है। जबकि ये कैसी सभ्यता है, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता है और एक नगरीय सभ्यता है, और उन सब में सबसे ज्यादा उन्नत थी। इन तीनों में से भारत की जो सभ्यता थी जो सबसे उन्नत मानी जाती है। 1920 के अंदर भारतीय जो पुरातत्व विभाग द्वारा सिंधु घाटी से जो अवशेष प्राप्त हुए थे उत्खनन के दौरान, उसके आधार पर उन्होंने घोषणा की कि 2 नगर हैं उनकी खोज हुई है। हालांकि 1921 में इनकी विधिवत रूप से घोषणा हो गई थी कि पहला खोजा गया स्थल है वो हड़प्पा है, दयाराम साहनी के द्वारा जो खोजा गया था। इसमें से आपको ये याद रखना है कि इसका नाम है वो हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता है और नगरीय सभ्यता है। करीब 2500 ईस्वी के इस पूर्व ये दक्षिण एशिया के अंदर फली फूली, और इसका विस्तार है वो वर्तमान पाकिस्तान और भारत के पश्चिमी भाग में देखने को मिलता है। समकालीन सभ्यता की बात करें तो 4 बड़ी सभ्यता थी जिनके शामिल थी मेसोपोटामिया और चीन की, और चौथी भारत की जो इन सब में उन्नत थी। और नेक्स्ट में दिया गया है आपके इस सभ्यता के बारे में शुरुआती जो जानकारी है, के स्रोत क्या है, किस आधार पे इसके बारे में जानकारी मिली। तो 1826 के अंदर चार्ल्स मैनसन नाम के एक व्यक्ति थे, उन लोगों ने बताया, या उन्होंने बताया कि ऐसी कोई सभ्यता है, या एक ऐसे एक लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि चार्ल्स मैसन ने कि 1826
हड़प्पा के टीलों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित किया कि ऐसी कोई यहाँ सभ्यता हो सकती है। लेकिन हुआ ये कि उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब 1856 में लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछाए जाने का काम हो रहा था और वो काम सौंपा गया था दो व्यक्तियों को, के नाम थे, एक था नाम जॉर्ज बंटन और दूसरे का नाम था विलियम बंटन। ये जो बंटन बंधु थे, इन लोगों ने जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो रेलवे लाइन के दौरान जो खुदाई का काम हो रहा था, तो खुदाई का काम हो रहा था, तो उस दौरान उनको कुछ ईंटें प्राप्त हुई। ईंटें प्राप्त हुई तो इन लोगों ने कहा कि यहाँ से कुछ सामग्री मिली है। उस आधार पे फिर ये कनिंगम के पास जाते हैं, इनकी जानकारी कनिंगम को मिलती है। तो 1856 के अंदर अलेक्जेंडर कनिंगम ने क्या करवाया, हड़प्पा के टीलों का सर्वे करवाया या इसका सर्वेक्षण करवाया। सर्वे करवाया तो सर्वे करने के बाद में अलेक्जेंडर कनिंगम ने क्या किया, 1904 के अंदर सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की और उसके निदेशक बनाए गए या महानिदेशक किसको बनाया गया, महानिदेशक बनाया गया जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल को क्या बनाया गया, एक कमेटी के माध्यम से सर्वेक्षण सौंपा गया जिनमें 5 लोगों की एक कमेटी थी और नेतृत्व निर्देशन किनका था, निर्देशन मिला था जॉन मार्शल को। और 1904 में भारतीय पुरातत्व और सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की जाती है और उसका महानिदेशक बनाया जाता है सर जॉन मार्शल को। यहाँ से थे अपनी क्लास भी। पुरातत्व विभाग की स्थापना की जाती है 1904 में और महानिदेशक बनाया जाता है जॉन मार्शल को और उनके माध्यम से एक कमेटी गठित की जाती है जिसमें दयाराम साहनी, राखल दास बनर्जी और ये सारे व्यक्ति थे। इन लोगों को काम सौंपा गया कि आप अलग अलग जगह पे जाके जिन टीलों के बारे में हमें जानकारी मिल रही है उनके बारे में पुख्ता जानकारी इकट्ठी करें और उनका उत्खनन और सर्वे करवाया जाए। तो सबसे पहले जो दयाराम साहनी थे 1921 के अंदर, ये याद रखना है आपको, 1921 में जो पहला स्थल खोजा गया था। और एक चीज ये याद रखनी है कि किसके द्वारा खोजा गया था, तो उन व्यक्ति का नाम था राय बहादुर दयाराम साहनी। पंजाब के अंदर जगह पड़ती है, वर्तमान पाकिस्तान के अंदर चला गया वो। मोंटगोमरी नाम का एक जिला है, रावी नदी है और रावी नदी के बाएं तट पर, बाएं तट पर हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई या हड़प्पा एक शहर के बारे में उनको पता लगा और उसकी खोज की। और उसके बाद नेक्स्ट ईयर उनके जो साथी थे 1922 के अंदर ये दूसरा स्थल खोजा गया था, जो खोजा गया था राखल दास बनर्जी के द्वारा, का नाम था मोहनजोदड़ो। जो शुरुआती दो टीले थे जिनके बारे में जानकारी मिली, एक का नाम है हड़प्पा जो 1921 में खोजा गया और एक का नाम है मोहनजोदड़ो जो 1922 के अंदर खोजा गया। खोजकर्ता दयाराम साहनी है हड़प्पा सभ्यता के और राखल दास बनर्जी है वो मोहनजोदड़ो। और ये बात आ गई, ये इंपॉर्टेंट है, ये कैसी सभ्यता थी, ये एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। अब बात करें नामकरण को लेके कि किन किन व्यक्तियों ने इसको क्या क्या नाम दिया। दयाराम साहनी थे, उन्होंने नाम दिया इसको हड़प्पा सभ्यता क्योंकि पहला स्थल खोजा गया था 1921 के अंदर। 1921 के अंदर जो पहला स्थल खोजा गया था उस आधार पे, उस पहले खोजे गए स्थल के आधार पे इसका नाम क्या पड़ा, हड़प्पा सभ्यता पड़ा। जॉन मार्शल ने सिंधु सभ्यता दिया क्योंकि सिंधु नदी के इर्द गिर्द इसके जो स्थल थे वो सर्वाधिक खोजे गए। इन स्थलों के आधार पे इसका नाम पड़ा सिंधु सभ्यता। RH मुगल हैं जिन्होंने बाद में एक खोज की थी एक स्थल, तो उन्होंने इस घाट इसको नाम दिया वृहत्तर सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें सिंधु सभ्यता है और इसमें है सिंधु घाटी सभ्यता और वो भी कैसा, वृहत्तर सभ्यता। ये 3 नाम है, इनके बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद में
इसका विस्तार है वो किस प्रकार से है उसके बारे में डिस्कस। ये तो अपने चर्चा हो गई थी कि इसके जो खोजे गए स्थलों के आधार पर इसका अलग अलग नाम पड़ा, जॉन मार्शल ने सिंध था। अब देखो विस्तार किस प्रकार से है, किस प्रकार से ये फैली हुई है। अगर बात करें इसके अंतिम छोर की जो नॉर्थ के अंदर पड़ता है या उत्तर के अंदर पड़ता है तो वो मांडा है। मांडा एक जगह का नाम है और जो कहां पर है वो चिनाब नदी के किनारे है और जम्मू कश्मीर के अंदर है। मांडा चिनाब नदी के किनारे जम्मू कश्मीर में है। जो इसका भारत के अंदर स्थित कौन सा पॉइंट है, वो सबसे मोस्ट नॉर्थ पॉइंट है या सबसे उत्तरतम पॉइंट माना जाता है। अगर बात करें दक्षिणतम बिंदु की तो वो है इसका देमाबाद के अंदर, जो गोदावरी नदी की सहायक परवरा नदी है उसके ऊपर ये जो बना हुआ है। जगह की बात करें तो अहमदनगर जो महाराष्ट्र के अंदर पड़ता है वो इसका कौन सा सिरा है, वो इसका दक्षिणतम शोर माना जाता है। उसके बाद में बात करें इसके सबसे पश्चिमोत्तर क्षेत्र की या पश्चिमोत्तर बिंदु की तो वो पड़ता है सुत कांगेडोर। ये सुत कांगेडोर जो दास्क नदी है, इसको दास्त नदी भी कहा जाता है, उस नदी पे पड़ता है और वर्तमान बलूचिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ये जगह पड़ती है। पाकिस्तान क्या बलूचिस्तान के अंदर पड़ता है, पाकिस्तान के अंदर ये इसका पश्चिमोत्तर या पश्चिमतम अंतिम जो बिंदु है वो माना जाता है। के बाद में बात करें इसकी पूर्वी छोर की तो वो है आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के किनारे पर है और जो यूपी के अंदर पाया जाता है। यूपी के अंदर जगह है मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर, वो इसका कौन सा बिंदु माना जाता है, वो इसका पूर्वोत्तम बिंदु माना जाता है, पूर्वोत्तर बिंदु माना जाता है। ये वर्तमान की बात करें तो लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली सभ्यता है। ठीक है, ये अपने को इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि किस आधार पे इनके अंतिम है अलग अलग दिशाओं के अंदर माने गए हैं। नेक्स्ट, अब सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के बारे में पूछा जाता है कि कौन के निर्माता थे। तो चार मुख्य प्रजातियां थी जो यहाँ पाई जाती थी। पहली प्रजाति के बारे में बात करें तो वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड थी जिसको कोकेशियन भी कहा जाता है, उसके बारे में जानकारी मिलती है। फिर भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियन का संबंध द्रविड़ जाति से, और मुख्य रूप से यही माना जाता है कि जो ये सभ्यता थी वो कौन सी थी, मुख्य रूप से यही कार्य किया गया, कार्य या प्रमाणित। ये जो सभ्यता थी वो कैसी सभ्यता थी, द्रविड़ लोगों की सभ्यता थी। कुछ लोग मानते हैं कि इसमें अल्पाइन भी पाए जाते हैं। मंगोलाइड जो थोड़ी सी बड़ी खोपड़ी वाले होते हैं उनको मंगोलाइड बोला जाता है। वैसी सभ्यता के ये चार मुख्य रूप से प्रजातियां यहाँ पाई जाती थी, ऐसा माना जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्य थे भूमध्य सागरीय थे, ये सबसे ज्यादा माना जाता है, इसलिए ये द्रविड़ नाम जाति से इसका संबंध है वो सबसे ज्यादा पुख्ता माना जाता है। और संभवतः द्रविड़ थे, ये यहाँ आ गया तो ये याद रखना है कि संभवतः कौन थे इसके निर्माता, वो द्रविड़ है, वो सबसे ज्यादा माने जाते हैं। बीबी लाल है और एक बी के नहीं, बीबी लाल ने प्रतिपादित किया कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कैसे थे, वो ऋग्वैदिक कालीन आर्य ही एक प्रजाति थी, ऐसे माना जाता है। ऋग्वैदिक काले आर्य ही एक थे, उनके द्वारा उनकी जो पहली प्रजाति थी उसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता के लोग बसाए गए थे या उनको आर्य माना गया है। किसने माना, ये बीबी लाल ने माना। नेक्स्ट, अब देखो विद्वान और सिंधु सभ्यता के बारे में, निर्माता के बारे में एक सारणी के माध्यम से है कि कौन व्यक्ति इसको क्या मानता है, वो तो हमने चर्चा कर ली। अब देखो लक्ष्मण स्वरूप, डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और एक रामचंद्र के हैं विद्वान, इन्होंने माना कि जो यहाँ के निर्माता थे वो आर्य थे। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर और क्रेमर, इन व्यक्तियों ने माना कि ये मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उसी के लोग थे और इनको सुमेरियन माना। राखल दास बनर्जी और सुनीता, ये सुनीति चटर्जी है, इन्होंने द्रविड़ माना इनको। अमलानंद घोष जो कालीबंगा की सभ्यता की खोज करते हैं, धर्मपाल अग्रवाल के द्वारा इनको सोंती संस्कृति कहा गया, जो बीकानेर के आसपास के जिलों के अंदर फैली थी। पेयर सर्विस और रोमिला थापर नाम की एक महिला विद्वान है, उन्होंने इसको कैसी संस्कृति माना, इसको ग्रामीण संस्कृति माना। जबकि मुख्य रूप से यह कैसी संस्कृति है, मुख्य रूप से यह नगरीय सभ्यता है। ये याद रखना है, और इसको बलूचिस्तान के इधर उधर फैली तो इसलिए ग्रामीण संस्कृति का मत है, वैसा मानते हैं।
अब हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अलग अलग जिलों के अंदर या अलग अलग राज्यों के अंदर या देश के अंदर किस प्रकार से फैला है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। अफगानिस्तान के अंदर बात करें तो अफगानिस्तान के अंदर मुंडीगौक और शोर्तगुआई गिरी, शर्तगुआई भी बोलते हैं इसको, ये जगह है वो पाई जाती है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर जो पड़ता है उसके अंदर पाया जाता है मेहरगढ़। एक सुत कांगेडोर जो इसका कौन सा बिंदु है अपने बात कर ली, ये इसका अंतिम जो पश्चिम है वो माना जाता है। उसी के साथ साथ सोत काकोह ये भी माना जाता है, बालाकोट माना जाता है, राना गुड़ई माना जाता है, कुल्ली और क्वेटा घाटी और दम सादाल और डाबरकोट, ये मुख्य मुख्य आपको याद रखनी है कि ये है वो कहाँ पाई जाती है। ये जो इसके मुख्य स्थल है वो कहाँ पाए जाते हैं, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर पाए जाते हैं। अब एक सिंध इलाका है पाकिस्तान के अंदर, वहां कौन कौन सी जगह पाई जाती है, तो वहां पे कोट दीजी, आमरी और एक नाम है मोहनजोदड़ो। एक अपने अली मुराद के बारे में भी चर्चा करेंगे, चहुंदड़ो के बारे में चर्चा करेंगे, ये मुख्य स्थल है जिनका काफी उत्खनन हुआ था। और एक जुदूर जोदड़ो, शेर जोदड़ो नाम की जगह है, वो भी कहाँ पाई जाती है, तो पाकिस्तान के अंदर। अब बात करते हैं पंजाब के अंदर, जहाँ से इसका पहला स्थल खोजा गया था उसका नाम है हड़प्पा। डेरा इस्माइल खान और रहमान ढेरी और जलीलपुर और गुमला, ये कहाँ पाई जाती है, ये पंजाब पाकिस्तान के अंदर पाया जाता है। अब एक पंजाब पाकिस्तान के अंदर है और एक पंजाब भारत के अंदर है। उसकी जगह की बात करें तो रोपड़ जगह है जो पहला खोजा गया स्थल है आजादी के बाद से, तो वो जगह है पंजाब के अंदर, वो भारत के अंदर पंजाब है वहां पाई जाती है। एक उसका नाम है बाड़ा या बांडा कहा जाता है, एक संगोल और एक चक 86, ये जगह कहाँ पाई जाती है, ये वर्तमान पंजाब भारत में पाई जाती है। हरियाणा के अंदर बात करें राखी गढ़ी, वर्तमान शोध के आधार पे 2015 की रिपोर्ट के आधार पे माने तो राखी गढ़ी सबसे बड़ा खोजा गया स्थल है। ऐसा माना जाता है कि सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, 2015 के बाद की जो सर्वे हुए उसके आधार पे राखी गढ़ी को सबसे बड़ा स्थल माना गया है। बनवाली है और एक मीता थल है, ये जगह हरियाणा के अंदर पाई जाती है, ये जो स्थल है हड़प्पा कालीन। जम्मू कश्मीर के अंदर बात करें तो मांडा, इसके बारे में अपनी चर्चा हो ही चुकी है, जो इसका कौन सा बिंदु है, तो इसका अंतिम उत्तरतम बिंदु माना जाता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर आलमगीरपुर है जो इसका पूर्वी छोर माना जाता है, अंतिम माना जाता है। और एक बड़ा गांव और एक हुल्लास, ये जगह है जो यूपी में पाई जाती है। राजस्थान के अंदर जब बात करें कालीबंगा जो अमलानंद घोष के द्वारा खोजा गया था, इसके साथ साथ रंग महल है, बाकी चीजें और भी है। गुजरात के अंदर एक काठियावाड़ जगह पड़ती है, काठियावाड़ इलाका है, उसके अंदर से लोथल जो इसका गोदीवाड़ा है, रंगपुर है, रोजदी है, प्रभास पतन है और भगतराव है, ये जगह गुजरात के काठियावाड़ के अंदर पाई जाती है। और कच्छ का रण जहां से धोलावीरा है, जहां से स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं, तो वो जगह पाई जाती है। देसलपुर और सुरकोटड़ा जहां पे घोड़े के साक्ष्य मिले, ऐसे आगे पढ़ेंगे अपने, ऐसे स्थल हैं जो कहाँ पाए जाते हैं, गुजरात के कच्छ के रण के अंदर पाए जाते हैं। बात करें कालीबंगा की, बनवाली की और राखी गढ़ी की, ये प्राक हड़प्पा कालीन है, हड़प्पा से पूर्व के हैं। और रंगपुर और रोजदी हड़प्पा के उत्तरकालीन सभ्यता स्थल है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। ये हमारी सारणी है, इसको ढंग से याद करेंगे। सभ्यता के बारे में जो स्थल खोजे गए हैं उनकी जगह पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर, एक तरफ सभ्यता स्थल दे देंगे और एक तरफ जगह दे देंगे कि ये जगह किस राज्य या जगह पाई जाती है। अब बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता की, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी अपने को ये होनी चाहिए कि इसको जो पहला खोजा गया स्थल था वो हड़प्पा था, और उसके बारे में क्या क्या चीजें वहां से मिली और क्या क्या विशेषताएं हैं उसकी हड़प्पा की। हड़प्पा एक स्थल का नाम है उसकी जगह। तो ये खोजा किसके द्वारा गया था, ये दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था या इसके खोज करता है। और कब खोजे गए थे, ये 1921 के अंदर खोजा गया था हड़प्पा। जगह का नाम पूछे तो मोंटगोमरी जो पंजाब के अंदर पड़ता है, रावी नदी के बाएं तट पे खोजा गया था या ये वहां पे पाया जाता है। सभ्यता का विस्तार कैसा है, तो त्रिभुजाकार है। और नगर नियोजन कैसा पाया जाता है, आयताकार नगर नियोजन, इस प्रकार से आयताकार है नगर का नियोजन। और इसमें आप पढ़ेंगे कि ग्रिड प्रणाली पर समकोण पे काटती सड़कें भी प्राप्त हुई है। दो टीलों में इसका विभाजन किया गया था, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला, को अलग अलग नाम दिया गया। ये हो गया आपका पश्चिमी टीला और ये हो गया आपका पूर्वी टीला। दो जगह खोजी गई या तो टीले खोजे गए, उनमें दो जगह पाई गई, एक का नाम इन्होंने दिया पूर्वी टीला और एक का बताया इन्होंने पश्चिमी टीला।
अब जो पूर्वी टीला था उसको इन्होंने नाम दिया कि ये कैसा कैसा टीला है, ये नगरीय टीला है, यहाँ पे नगर बसता था या लोग जो रहते थे, जबकि ये लोग, इसको क्या बोला गया है, इसको दुर्ग टीला बोला गया है, यानी कि यहाँ पे राज परिवार या जो शासन करता थे वो यहाँ पे रहते थे। और घरों का विन्यास है यहाँ किस आधार पे बनाया गया था, वो ग्रिड पद्धति पे बनाया गया था। और सड़कें किस आधार पे काटती थी, समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, 90 डिग्री के कोण पे ये सड़कें एक दूसरे को काटती थी। और मुद्राओं पे एक श्रृंगबेल या एक सींग वाले पशु का अंकन मिलता है। पशु मान लो, बेल मान लो, उसका अंकन मिलता है कहां से, हड़प्पा सभ्यता से। अगर बात करें कि सर्वाधिक मोहरें कहां से प्राप्त हुई, मोहरें वो बाद में बात करेंगे। चलो, इसके बाद में बताया कि यहाँ से शवों को क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। और कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले हैं जिनको नाम दिया गया था RH-37 या कब्रिस्तान एच, इनका क्या है, इनको नाम दिया गया था, ये नाम दिया गया, तो कब्रिस्तान है उनको नाम दिया गया था। उसके बाद में हड़प्पा कालीन मुद्राएं सेल खड़ी से निर्मित होती है, एक मिट्टी होती है भुरभुरे रंग की, उसके आधार पे पत्थर की तरह होती है जो, और उससे क्या बनाई जाएगी, जो मुद्राएं थी वो इसके आधार पे बनाई गई थी। पूर्व विकसित नगरीय सभ्यता थी, ये इसकी विशेषताएं हैं। और घरों का निर्माण किस आधार किससे किया गया था, ईंटों से इसका निर्माण किया गया था। सर्वप्रथम कपास के उत्पादन कहां से मिलते हैं, तो कपास के उत्पादन के साक्ष्य हमें हड़प्पा से मिलते हैं। समाज 4 वर्गों में विभाजित था, एक विद्वान, एक योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, ये 4 वर्ग थे जो मुख्य रूप से यहाँ पे पाए जाते थे। विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक, इन 4 भागों में या वर्गों में क्या था, समाज का विभाजन था। सामाजिक पद्धति थी वो समतावादी थी, डिटेल से नहीं पूछा जाता लेकिन जानकारी। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की प्रणाली बहुत अधिक प्रभावी थी। जल की निकासी है वो शानदार तरीके से होती है क्योंकि नालियों के से मिले हैं। अब प्राप्त अवशेष या सामग्री किस प्रकार की मिली है, तो यहाँ से लाल मृद भांड मिले हैं। मृद भांड का मतलब होता है एक तरह से मटके, मटके जैसी आकृति होती है और उसका कलर कैसा माना गया है, लाल मृद भांड। कांसे की एक गाड़ी मिली है, ये इंपॉर्टेंट है। पैर में सांप को दबा के, और एक गरुड़ है वो सांप को क्या कर रखा है, अपने पैर में दबा रखा है, और इसका चित्र किया गया है। और किसके ऊपर किया गया, एक मुद्रा मिली है जिसपे एक, ये मान लो आप लोग गरुड़ नाम पक्षी है, गरुड़ पक्षी ने क्या कर रखा है, अपने पाँव के अंदर किसको दबा रखा है, या पंजों के अंदर किसको दबा रखा है, एक सांप को दबा रखा है। ऐसी एक मुद्रा है जिसके ऊपर इसका अंकन मिलता है। कांसे का एक दर्पण मिलता है, कांसे युग, कांसे का दर्पण और कांसे की गाड़ी मिलती है। शंख का बना हुआ बेल मिलता है यहाँ से, ये भी इंपॉर्टेंट है। शंख का क्या मिलता है, शंख पे बना बेल मिलता है। मछुआरे का चित्रण किया गया है। और आप लोगों को बता दूं कि जो सर्वाधिक चित्र मिलते हैं वो किसके मिलते हैं, मछली के सर्वाधिक चित्र मिलते हैं। मुद्राओं पे सर्वाधिक चित्रण किसके मिलते हैं, मछली सर्वाधिक चित्रण मिलता है, इसलिए मछली है तो वहां पे मछुआरे भी आएंगे, तो मछुआरे का चित्र भी मिला है। चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे चांदी की जो क्या खरीदी जाती थी, आयात भी की जाती थी और निर्यात भी की जाती थी। ये देख लो, चांदी, टिन और सोने का आयात किया करते थे ये लोग। और इस आधार पे चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ, हड़प्पा से मिले। पुजारी की पत्थर की मूर्ति या प्रस्तुत मूर्ति मिली है जिसको जॉन मार्शल ने क्या कहा है, नटराज शिव कहा है, ये जॉन मार्शल ने नाम दिया है। कैसी मूर्ति है वो, पुजारी की मूर्ति है, और मूर्ति पाषाण की मूर्ति है, पत्थर की मूर्ति। उसको जॉन मार्शल जो महानिदेशक थे उन्होंने नाम दिया है नटराज शिव। अब स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मृण मूर्ति मिली, ये इंपॉर्टेंट है अभी, ये पूछा जा सकता है। अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं जो 6 अलग अलग पंक्तियों के अंदर थे, ऐसे ऐसे करके 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 अन्नागार थे। और एक दूसरी पंक्ति में इसके सामने 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5, इस प्रकार 6 अलग अलग पंक्तियों में, 2 पंक्तियों में क्या मिले हैं, अन्नागार मिले हैं जहाँ पे अन्न किया जाता था।
अन है तो इसका मतलब जौ और गेहूं दोनों के साक्ष्य मिले, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट। पुरुष के धड़ की पाषाण मूर्ति है, या जिसको बख्तरबंद प्रशस्तर कहते हैं, वो मिला है यहाँ से। प्रसादन मंजूषा आप लोग कह लो कि जो महिलाएं घर पे काम में लेती है, जिसको कहा जाता है श्रृंगार बॉक्स। श्रृंगार डिब्बा या बॉक्स, वो यहाँ से मिला है। मानव के साथ बकरे के अस्थि पंजर, ये भी इंपॉर्टेंट है अभी। मानव का एक कंकाल मिला है, और उस कंकाल के साथ में किसके कंकाल मिले हैं? बकरे के कंकाल मिले हैं। अस्थि पंजर का मतलब होता है हड्डियों का ढांचा मिला है। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरें तो मिली है हड़प्पा से, और सर्वाधिक मोहरें मिली हैं वो कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो। अभिलेख का मतलब होता है कुछ ना कुछ वहां पे लिखा हुआ है या चित्र किया गया है, और ऐसी मोहरें सबसे ज्यादा मिली हैं अभिलेख के साथ में, या चित्रित मोहरें सबसे ज्यादा हड़प्पा से मिली हैं, जबकि सर्वाधिक मोहरें कहां से मिली हैं? वो मिली है मोहनजोदड़ो से। अब इसका दूसरा जो खोजा गया स्थल था वो है मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला, सिंध भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधु के किनारे सिंधी भाषा बोली जाती है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, ये इंपॉर्टेंट है। इसे मुर्दों का भाटा भी कहा जाता है, और ये 1922 के अंदर खोजा गया था, और खोजकर्ता थे राखलदास बनर्जी। राखलदास बनर्जी ने इस टीले की खोज की थी। उपनाम कौन कौन से हैं? इसको सिंध का बाग कहा जाता है, सिंध का नकलिस्तान कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। रेगिस्तान का बगीचा कहा जाता है, स्तूप का शहर कहा जाता है। जगह की बात करें तो जगह है पंजाब के अंदर, सिंध नाम की एक जगह है, उसका एक जिला पड़ता है लरकाना, और उस लरकारा में सिंधु नदी बहती है, और सिंधु नदी के दाहिने तट पे वो था, रावी नदी के बाएं तट पे ये है, सिंधु नदी के दाएं तट पे। खोज करता है राखलदास बनर्जी, सन है 1922 ईस्वी, और ये 7 स्तर मिले हैं, यानी कि ये 7 बार बसा शहर और 7 बार उजड़ गया, के क्रमिक स्तर मिले हैं। तो 7 बार बसने और 7 बार उजड़ने के जो साक्ष्य मिले हैं। बाढ़ के कारण ऐसा हुआ, क्योंकि सिंधु नदी में जब बाढ़ आती थी ये शहर उजड़ जाता था, और जैसे ही पानी का बहाव कम हो जाता था तो लोग वहां पे आके बस जाते थे। तो उत्खनन हुआ, उसके आधार पे ये कहा जाता है कि यह शहर 7 बार उजड़ा और 7 बार बसा। 1930 के दशक में अर्नेस्ट मैके ने, 1945 में मार्टिन वेलर ने, और 1956 के 65 के अंदर जॉर्ज डेलिस ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया। खोजकर्ता थे वो थे 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी, 1930 में अर्नेस्ट मैके, 1945 में मार्टिन वेलर, और 1965 के अंदर जॉर्ज डेलिस ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य करवाया। से क्या क्या चीजें प्राप्त हुई? सबसे इंपॉर्टेंट है कि वहां से एक विशाल स्नानागार मिला है। स्नानागार का मतलब आप स्विमिंग पूल मान लो, जैसे वर्तमान के अंदर स्विमिंग पूल है, वैसा वहां पे स्विमिंग पूल था, जो धार्मिक आयोजन के लिए काम में लिया जाता था। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी थी, विशाल स्नानागार है, ये विशेषता है इसकी। और स्नानागार किले या दुर्ग के टीले में है। कौन से टीले में? जब हमने बात की थी कि 2 टीलों के साक्ष्य मिले हैं, एक होता है पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। जो पूर्वी टीला है वो नगर टीला है, और जो पश्चिमी टीला है वो दुर्ग टीला है। तो दुर्ग टीले के अंदर स्नानागार के साक्ष्य मिले हैं, और स्नानागार के उत्तर एवं दक्षिण जगह में क्या मिलता है? तालाब के उतरने हेतु 9 अलग अलग सीढ़ियां बनी हुई थी, अलग अलग सीढ़ियां इस प्रकार से बनी हुई थी। जैसे मान लो ये था, इधर 1 2 3 4 ऐसे करके 9 सीढ़ियां, इधर से 1 2 3 4 ऐसे, इस प्रकार 9 अलग अलग सीढ़ियां बनी हुई थी, के अंदर से ये लोग उतर के और उसके अंदर स्नान करते थे। लंबाई की बात करें, धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था, जैसे अपने अपने धार्मिक आयोजन होता है, कुंभ के मेले का आयोजन मान लो, या वर्तमान कोलायत के अंदर आप लोग मान लो, पुष्कर के अंदर मान लो, तो ये जो जगह है वहां पे क्या है? वहां पे प्राकृतिक मान लो या कृत्रिम मान लो, तो जो झीलें हैं या कुंड बनाए गए हैं, वहां पे हमने को पेड़ियां देखने को मिलती है। तो वैसा ही ये धार्मिक उद्देश्यों या धार्मिक आयोजन के एक स्नानागार था। सबसे बड़ा था, 39 फीट लंबा था और 23 फीट चौड़ा था, और
ये इसकी लंबाई हमें देखने को मिलती है, लंबाई चौड़ाई। और इस स्नानागार की तुलना डीडी कोसाम्बी नाम के व्यक्ति है उसने पुष्कर या कमल ताल से की है, कि ऐसा कहाँ पाया जाता है, ये पुष्कर या कमल ताल में पाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट बाकी बताना जरूरी है। विश्व में पहली बार वाटर प्रूफिंग का पहला उदाहरण हमें मोहनजोदड़ो स्नानागार से मिलता है या मिला है, ऐसा माना जाता है। अब अन्नागार वहां से भी मिले थे 6 अलग अलग पंक्तियों में, तो यहाँ से भी मिलेंगे। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी ये। इमारतों की बात करें तो सबसे बड़ी इमारत जो मोहनजोदड़ो से मिली है वो है विशाल अन्नागार। और ये अन्नागार किले के बाहर या नदियों के तट पर स्थित होते थे, लेकिन मोहनजोदड़ो का अन्नागार कहाँ है, किले के अंदर है। विशाल था, इतना बड़ा था, किले के अंदर किया गया इसको। बाकी जगह की बात करें तो जो अन्नागार मिले हैं वो नदी के किनारे मिलते थे, जबकि ये कहाँ मिला है, ये इसकी अलग विशेषता है, इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। जो थोड़ा सा दूसरे से अलग क्वेश्चन बन वहीं से बनता है, जहाँ थोड़ा पजल होने की भावना ज्यादा होती है तो एग्जामिनर वहीं से क्वेश्चन। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा ये 4 मुख्य स्थल हैं जहाँ से अन्नागार के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से चावल के साक्ष्य मिले हैं, कालीबंगा से साक्ष्य मिले हैं चावल के, मोहनजोदड़ो से हड़प्पा से हमने पढ़ लिया गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। तो ये अलग अलग अनाज के साक्ष्य हड़प्पा और सुमेरिया यानी कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, उनमें अन्न भंडार की जो प्रणाली थी, जो जहां जिस प्रकार से अन्न का भंडारण किया जाता था, क्या पाई जाती थी, समानता पाई जाती। ठीक है। सड़कें ग्रिड पैनल पर थी, यानी कि समकोण पे काटती थी और जाल बिछा हुआ था। बात करते हैं टीलों की। पश्चिमी टीले में दुर्ग टीला था, उसके ऊपर कुषाण शासक कनिष्क के एक स्तूप निर्माण की जानकारी मिलती, और जिसको क्या कहा जाता था, आध्यात्मिक नगर भी कहा जाता था। ऐसा माना जाता था कि इस टीले के अंदर लोग बैठ के क्या करते थे, खत्म करते थे। ये मान लो आप हवन का काम करते थे। पश्चिमी टीले को खोज की थी वो व्हीलर ने की थी, और बाकी आप लोग पढ़ चुके हैं। मोहनजोदड़ो से अन्य क्या अवशेष मिले हैं, या क्या कुछ चीजें हैं जो मुख्य रूप से मोहनजोदड़ो मिली है, अलग अलग चीजों की जानकारी अलग अलग जगह से। मोहनजोदड़ो से सबसे इंपॉर्टेंट है वो है कांस्य की नर्तकी, या जो आप लोग नटराज शिव की मूर्ति है वो वहां से मिली है, वो तो मिली है हमें पत्थर की मूर्ति। जबकि यहाँ से किसकी मूर्ति मिली है, यहाँ से जो कांस्य की नर्तकी मिली है, डांसिंग गर्ल की, और साथ ही साथ योगी या पुजारी की, या मान लो आप लोग जो साधु बाबा है उसकी पत्थर की मूर्ति मिली है। कांस्य की मूर्ति मिली है वो तो मिली है मोहनजोदड़ो से, किसकी, नर्तकी की मूर्ति मिली है। और पुजारी की जो मूर्ति मिली है वो मिली है इनके पत्थर की या पाषाण की मूर्ति मिली। ये इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ा ये कंफ्यूज कर सकता है आपको, क्योंकि वहां से जो मूर्ति मिली है वो पत्थर। कांसे की नृत्यरत नारी की मूर्ति जो 14 सेंटीमीटर ऊंची है, ये इसकी विशेषताएं हैं। एक, वस्त्र निर्माण एवं चांदी का प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिलता है, मोहनजोदड़ो से भी हमने पढ़ा था। चांदी का या टिन का और सोने का आयात किया जाता था, मोहनजोदड़ो से मिला है। और मोहनजोदड़ो के मृद भांड, जो बर्तन होते थे मिट्टी के, उनको मृद भांड बोला जाता है। उनको उनके ऊपर कांच के समान ओपकारी की जाती थी, या जलाकर जलाकर जो काम किया जाता है उनको ओपकारी कहा जाता है। तो उसका पहला प्रमाण मिलता है उनके मर्द भांडों पे। कौन सी जगह से, जो मोहनजोदड़ो के मर्द भांड है वहां से। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ या शिव की मूर्ति मिलती है। एक बाबा हैं जो योगी की मुद्रा के अंदर बैठे हैं, ध्यान मगन मुद्रा में बैठे हैं, और उस आधार पे ये आइडिया लगाया गया है कि उस मुद्रा पे जो अंकन है वो किसका किया गया है, पशुपतिनाथ, जो शिव का एक नाम है। ऐसा हमने वहीं भी पढ़ा था कि शिव की एक पत्थर की मूर्ति मिली है, और यहाँ से नटराज शिव का है जिसको जॉन मार्शल ने, यहाँ पे जो मुद्रा मिली है उसके ऊपर अंकन किसका मिलता है, उसके ऊपर शिव या पशुपतिनाथ का अंकन देखने को मिलता है। सूती कपड़े के साक्ष्य मिलते हैं, सूती के मोहरें रखी गई थी। हाथी का कपाल खंड मिलता है, और कुंभकार या कुम्हारों के 6 भट्टे मिलते हैं। अलग अलग भट्टियों के अंदर अलग अलग जलाने का काम किया जाता था, पिघलाया जाता था, अलग अलग मिट्टी के बर्तन बनाए जाते थे, और ईंटें भी पकी हुई। तो इस आधार पे ये आप मान सकते हैं कि कुंभकारों या मिट्टियां के बर्तन बनाने के लिए कुम्हारों के या कुंभकारों के 6 भट्टियां या भट्टे मिले हैं। अलग से बस्ती वहां पे मिली है, ऐसा साक्ष्य मिला है। गले हुए तांबे के ढेर मिले हैं, तांबा गला हुआ है और उसका ढेर मिला है। कहां से मिला है, ये मोहनजोदड़ो। सिप्पी की बनी हुई पटरी मिली है। घोड़े के दांत और घोड़े की मृण मूर्ति, और साथ ही साथ ऊंट की हड्डियां मिली है, जो कालीबंगा से भी मिलेगी हमें। घोड़े के साक्ष्य लोथल से मिलेंगे हमें, तुरकोटड़ा से मिलेंगे।
गीली मिट्टी पर कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। और अंतिम स्तर पर बिखरे हुए नर कंकाल, अंतिम स्तर है जो इसके अलग अलग जाई हुई है, उसमें अंतिम जो स्तर है उसमें बिखरे हुए नर के कंकाल है। कुबड़दार बेल का खिलौना मिलता है, बेल सर्वाधिक के रूप से पाया जाता था। बकरे के पीछे चाकू लिए गए हुए एक व्यक्ति का चित्रण किया गया है, उस आधार पे ये आइडिया लगाया जाता है कि लोग पशु बलि दिया करते थे। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बकरे के पीछे चाकू लिए हुए एक व्यक्ति का चित्रण किया गया है। 20 खंभों वाला या स्तंभों वाला भवन मिलता है, अलग अलग खंभे बनाए गए थे। मुहर पर सुमेरियन नावों का अंकन मिलता है, सिंधु नदी के किनारे थी, आयात निर्यात होता था, तो इस आधार पे आप लगा लेना। 4 नावें हैं, उनका अंकन मिलता है, 4 नाव हैं वो अलग अलग दिशा में खड़ी है। चांदी का कलश मिलता है, चांदी के सिक्के मिले हैं तो चांदी मिलेगा। तांबे की हेयर पेन मिली है, तांबे का एक विशाल ढेर मिला है तो तांबे की हेयर पेन भी मिलेगी। नेक्स्ट, सलाका युक्त तलवारें मिली हैं। कांस्य से निर्मित भैंस और मेंढे की आकृतियां मिलती है, और बेल की मुद्रा मिलती है, बेल का अंकन मिलता है मुद्रा के ऊपर। और सर्वाधिक कुओं की प्राप्ति मिलती है कि सर्वाधिक कुएं अगर कहीं से मिले हैं तो वो कहां से मिले हैं, मोहनजोदड़ो। पट्टेदार जल निकासी थी, ये तो पता है। एक कालीबंगा को छोड़ के बाकी सभी जगह पे शानदार जल निकासी का काम मिलता है। नालियां हैं वो पक्की ईंटों से बनी हुई थी। मोहनजोदड़ो से चांदी के बर्तन मिलते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया था। सूती कपड़े पे गीले कपड़े पे साक्ष्य मिलते हैं, और तांबे के उपकरणों को मिलता है और उनको लपेट के सूती कपड़े में रखा गया था। और धागा भी मिलता है, धागा तो आज मिलेगा ही, बात होगी। KUR कनेडी के अनुसार मोहनजोदड़ो के जो कंकाल मिले हैं तो उन्होंने माना इन लोगों को मलेरिया हो गया था, जिस कारण से मोहनजोदड़ो की सभ्यता नष्ट हो गई थी। और मार्टिन वेलर नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने ये बताया कि इन लोगों में गृह युद्ध हो गया था, आपस में लड़ पड़े थे कबीले, इस कारण से ये लोग यहाँ से समाप्त हो गए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि इसको मर्तकों का टीला तो कहा जाता है, लेकिन इसके विपरीत सबसे इंपॉर्टेंट कि यहाँ से किसी प्रकार के कब्रिस्तान के कोई साक्ष्य नहीं मिलते। देखो नाम के विपरीत है मर्तकों का टीला, मर्तकों का टीला मतलब मरे हुए लोग रहेंगे वहां पे, लेकिन कब्रिस्तान नहीं मिला। हड़प्पा से हमें RS-37 या कब्रिस्तान H के साक्ष्य मिलते हैं, अलग अलग पद्धतियों के अंदर साक्ष्य मिलते हैं। उनके यहाँ पे उनका क्या करवाया जाता था, समाधान करवाया जाता था, दफन किया जाता था, ऐसे साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन यहाँ से नहीं मिलते। हड़प्पा के मकान पक्की ईंटों से बने हुए थे, ये आप लोग याद रखना। पक्की ईंटों से बनी हुई थी, नगरीय सभ्यता थी। कच्ची ईंटें होंगी तो ग्रामीण सभ्यता होगी, पक्की ईंटें हैं तो नगरीय सभ्यता, ऐसा आप याद करने की एक ट्रिक बना सकते हैं। एक प्रसिद्ध मुहर के अगर भाग पे योगी की आकृति मिलती है, योगी बाबा है, और दूसरे साइड में उसके बेल का अंकन है, तो उसी के आधार पे हमने ये पढ़ लिया। और सर्वाधिक जो मोहरे हैं वो मोहनजोदड़ो से, और सर्वाधिक अंकन युक्त मोहरें कहाँ से मिली, वो हड़प्पा से मिली। अब बात करें चहुंदड़ो की, ये थोड़ा सा दूर है, 80 किलोमीटर दूर है चहुंदड़ो से, ये मोहनजोदड़ो से पाकिस्तान के अंदर हमने पढ़ा था। 80 मील दक्षिण में चहुंदड़ो की खोज हुई थी 1931 में, और खोजा गया था इसके 1931 में, और उत्खनन किया था 1935 में अर्नेस्ट मैके ने। खोजकर्ता कौन है, NG मजूमदार, और उत्खनन करता अर्नेस्ट मैके हैं। चहुंदड़ो से हड़पोत्तर संस्कृति, जिसे झुककर जाकर संस्कृति कहा जाता है, क्या नाम दिया है, झुककर जाकर संस्कृति नाम दिया गया इसको, क्योंकि ये झुककर बाद में संस्कृति आई थी, यहाँ पे शहरीकरण का अभाव था, ग्रामीण सभ्यता जैसी आप बात कर सकते हैं, इसलिए इसको झुककर जाकर संस्कृति कहा गया। पत्थर के बाट मिले हैं, नारी की टेराकोटा की मूर्तियां मिली है, इसलिए इसको झुककर संस्कृति में नहीं मिली है। हम नारी की टेराकोटा मूर्तियां भी झुककर संस्कृति में नहीं मिली है, मतलब यह ग्रामीण सभ्यता थी, वहां पत्थर के बाट एवं नारी की टेराकोटा की मूर्तियां यहाँ से देखने को नहीं मिलती। चौंदड़ो मन के बनाने का मुख्य कार्यकाल था, ये आप लोगों को ये मान लो, ये इनकी जगह थी जो क्या काम आता था। चौंदड़ो मुख्य रूप से कारखाना था, ये कारखाना किसका था, मन के बनाने का। मन का बनाने का काम किया जाता था, के अंदर था। कारीगर लोग थे वो सीप की मुद्रा बनाते थे, और पुरिया निर्माण का काम कारखाना मिला है, और मुहरे काटने के लिए धातु के उपकरण मिलते हैं, अलग अलग
टुकड़ों में मोहरे काट के बनाए गए और काट के अलग अलग रूप। समुद्रों से बारे में ये जानकारी रखनी, ये मुख्य रूप से के अंदर था। समुद्रों एकमात्र पुरातत्व स्थल है जहाँ पे इंटरलॉकिंग ईंटें मिलती है, बाकी ऐसी कहीं देखने को प्रकार के दुर्ग का अस्तित्व नहीं मिलता, ये भी याद रखने अलग होती है, वो थोड़ा याद कर लेना। क्या क्या चीजें मिली? अलंकृत हाथी का खिलौना मिला, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह मिलते हैं, वो वहां पे हमें जो मोहनजोदड़ो थी वहां पे किसका है? वो बकरे के सर के ऊपर चाकू लिए व्यक्ति का है, जबकि यहाँ पे बिल्ली का पीछा करते हुए और एक सौंदर्य प्रसाधन जिसमें लिपस्टिक का और एक शाही का दवात और बैलगाड़ी और इक्का गाड़ी, यहाँ गाड़ी एक लकड़ी की गाड़ी है उसको का। अली मुराद के बारे में चर्चा। सिंध में ग्रामीण स्थल था, अली मुराद में एक कुआं भी मिला है, के बारे में ज्यादा। अब सबसे ज्यादा ये पूछा जाता है कि लोथल में, लोथल है जो भोगवा और साबरमती नदी है उसके संगम पे स्थित है। खंबात की खाड़ी गुजरात के अंदर पाई जाती है। 1957 के अंदर RS राव ने इसकी खोज की थी और लोथल को RS राव ने लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा है। पिंगट मोहते हुए जिन्होंने हड़प्पा और तो घाटी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दोनों को जुड़वा राजधानी कहा है किसी नगर की, जबकि लोथल को RS राव ने लघु सभ्यता या मोहनजोदड़ो का है। जब हम कालीबंगा पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे इसको तीसरी राजधानी का है। राजधानियों के बारे में पढ़ लेना। लोथल को RS राव ने लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो का है। लोथल से सबसे ज्यादा घरों के वर्ताकार और तरबूजाकार अग्नि वेदिकाएं मिलती है। अग्नि वेदिकाओं का मतलब होता है अग्निकुंड। अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये मुख्य रूप से इसका क्या काम था? ये गोदीबाड़ा था या डार्क यार्ड बोला जाता है, बंदरगाह था जहां से पश्चिमी एशिया से व्यापार करने का काम यहां से किया जाता था। लोथल में गढ़ और नगर दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे, बाकी जगह अलग अलग रूप पाए जाते थे। RS राव ने इसको एक्रोपोलिस की संज्ञा दी और दुर्ग क्षेत्र में 64 कक्षों वाला एक भंडार गृह का साक्ष्य मिला है। बड़ा था, डार्क यार्ड था, अलग अलग सामान इधर से उधर ट्रांसफर करना था। छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे जिसके अंदर अलग अलग लोग रुक सकें और अपने अपने सामान रख सकें, और जब वहां से डिलीवरी या फिर उनको प्राप्त करने का काम हो तो रख के और अपना व्यापार स्थापित कर। ये लोथल है जो दुर्ग पश्चिम में नहीं बल्कि दक्षिण पूर्व में स्थित था, और लोथल के पूर्वी भाग में जहाज की गोदी या डार्क यार्ड मिली है, ये इंपॉर्टेंट है। पक्की ईंटों से बना हुआ है लोथल का गोदीवाड़ा। सबसे विशाल हड़प्पा की संरचना है। हड़प्पा जो सभ्यताएं हैं उनके अंदर जो खोजे गए स्थल हैं, उत्खनन स्थल हैं, के अंदर बात करें तो सबसे बड़ा जो स्थल है वो कौन सा है? वो गोदीवाड़ा है। उसके बाद में अलग अलग बात, सबसे पहले लोथल का गोदीवाड़ा, फिर हड़प्पा का अन्नागार जो 6 अलग अलग पंक्तियों में मिलता है, फिर मोहनजोदड़ो का अन्नागार जो मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी खोजा गया स्थल है, फिर मोहनजोदड़ो का स्नानागार जो सार्वजनिक स्थल धार्मिक उद्देश्यों की पूर्ति काम में लिया जाता था। ये आप लोग याद कर लेना। पहले पे आएगा हड़प्पा का अन्नागार, मोहनजोदड़ो के बाद में तो ऐसे याद कर सकते हैं अन्नागार मोहनजोदड़ो, फिर मोहनजोदड़ो का स्नानागार से याद कर सकते हैं। वर्तमान की बात करें 2015 के साक्ष्यों के आधार पर यह माना गया है जो राखी गढ़ी है वो सबसे बड़ा स्थल खोजा गया। कालीबंगा के समान यहाँ पे छिद्र युक्त यानी कि एक ऐसी खोपड़ी मिली है जिसमें से 6 छिद्र है ऐसे करके, ठीक है ना? तो उस 6 छिद्रों के आधार पे ये माना गया कि ये लोग शल्य चिकित्सा करते थे। शल्य चिकित्सा का मतलब सर्जरी का काम किया करते, ऐसा है, प्रमाण मिले हैं वहां पे। और लोथल से फारस मुद्रा मिली है। फारस की मुद्रा इसलिए मिली है क्योंकि वो एक मुख्य रूप से डार्क यार्ड था जहां से पश्चिमी एशिया से व्यापार किया जाता था। तो ये जो मुद्रा है, जो फारस की मुद्रा, जो मेसोपोटामिया की मुद्रा है, उसके समान मानी जाती है, मोहर मानी जाती है। तो इसके एक प्रमुख केंद्र था, तो इसलिए वहां पे मुद्रा तो आएंगी, व्यापारी लोग आएंगे तो अपने साथ में अपने देश की मुद्रा लेके आएंगे। यहाँ से एक फारस की मुद्रा मिली है। लोथल से चावल का साक्ष्य के प्रथम साक्ष्य मिला है। फिर लोथल से क्या क्या चीजें मिली है? तो सबसे इंपॉर्टेंट गोदीवाड़ा है जो सिंधु सभ्यता का क्या है, सबसे बड़ा स्थल या आप लोग गया स्थल। चावल के साक्ष्य के साथ साथ बाजरे के साक्ष्य मिले हैं, फारस की मुद्रा मिली है, ये याद रखना है।
और 3 युगल समाधियां, जिस आधार पे ये मान सकते हैं कि 3 लोगों को एक जगह इकट्ठा दफनाया गया। इस आधार पे आर एस राव ने माना कि यहाँ पे सती प्रथा का प्रचलन था, कि लोग सती प्रथा यहाँ चल रही थी। घोड़े की लघु मृण मूर्ति मिलती है। बाकी हमने पढ़ा मोहनजोदड़ो से के बारे में, ऊंट के बारे में जानकारी मिली, बकरे के साथ में नर कंकाल के साक्ष्य हमें वहां से मिलते हैं, हड़प्पा से। यहाँ से हमें किसकी मरण मूर्ति मिलती है, तो घोड़े की लघु मरण मूर्ति और मिट्टी की मम्मी का मॉडल यहाँ से देखने को मिलता है। नावों के 5 मॉडल, नाव तो आएंगी आएंगी, सीधी सी बात है। क्यों आएंगी, क्योंकि नाव के लिए यहाँ पे डार्क यार गोदीवाड़ा बनाया गया था। और 2 मोहरे एवं मिट्टी का साहुल, साहुल का मतलब होता है जो वर्तमान के अंदर तो मिस्त्री लोग हैं, जो राज मिस्त्री है, जो साल यूज करते हैं ना अपने दीवारों के अंदर जो कोने बनाने के लिए, तो ये जो होता है उस औजार को बोलते हैं प्लम बॉम्ब या साउल बोलते हैं। ये यहाँ से मिला है। हाथी दांत का स्केल मिला है, लकड़ी का अन्नागार मिला है, और रंगाई का कुंड मिला है। यहाँ पे रंगाई छपाई का काम होता था। गोरिल्ला की मृण मूर्ति मिली है। ये याद करना, बतख, खरगोश, कुत्ता और बैल। तांबे की मूर्ति मिली है और तांबे की कार्यशाला मिली है। एक जगह मिली है जहाँ पे तांबे को गलाने जलाने का काम होता था। खुदराएं बनाई जाती थी, कार बनाए जाते थे। दिशा सूचक यंत्र, ये याद करना, बटन के आकार की मोर, बिल्कुल छोटी सी मोर मिली है बटन के आकार की। बाट और माप इकाई, तो पाषाण उपकरण। व्यापार किया जाता था, व्यापार किया जाएगा तो जो माल आएगा वहां सबसे पहले तो ये बात है कि वर्तमान के अंदर सभी देशों के अंदर जो माप तोल प्रणाली वो एक जैसी। पहले अलग अलग देशों के अंदर अलग अलग माप प्रणाली होती थी। जो भारत से जाएगा तो वो उसका माप अलग होगा, और वहां से आएगा तो उसका माप अलग होगा। माप अलग होगा तो वहां पे माप और ये बाट रखे गए थे, और उस आधार पे उनको तोला जाता था, और उस आधार पे पता लगाया जाता था कि कितना माल हमें मिला है। वर्ताकार चक्की के 2 पार्ट मिले हैं, और लोथल की समुद्र देवी के नाम सिकोत्री माता था, ये इंपोर्टेंट। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, ये भी इंपोर्टेंट। अग्निकुंड के साक्ष्य कई जगहों से, ये चीजें याद रखने वाली। कब्र के कंकालों के सिर उत्तर में तथा पैर दक्षिण दिशा में और मिलते हैं, बाकी जगह अलग दिशा में मिलते हैं। ये इनका एक विपरीत है। लोथल से एक चालाक लोमड़ी और एक कौवे का चित्र मिलता है, और जिसके आधार पर यह आइडिया लगाया जाता है कि ये चालाक चतुर लोमड़ी जो पंचतंत्र की कहानियां हैं विष्णु शर्मा की, उस आधार पे उसका मिलान किया जाता है कि यहाँ पे पंचतंत्र की कहानियों से मिलान किया गया। और एक कौवे की और एक चालाक चतुर लोमड़ी की किरण मिलता है, एक मृद भांड है उसके अंकन मिलता है। लोथल के मालिक के साथ साथ बकरी दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। लोथल से मिले एक मकान में दरवाजा गली की तरफ न खुलकर सड़क की तरफ खुलता है, जबकि संपूर्ण हड़प्पा के सभी दरवाजे गली की तरफ खुलते थे। के दरवाजे थे वो कहाँ खुलते थे, गली की तरफ खुलते थे, सड़क की तरफ नहीं खुलते थे। ये इसका विपरीत है, ये दरवाजा मिला है जो सड़क की तरफ। मृणी पट्टिका या टेराकोटा की एक सींग वाले देवता की, कोई बात आ गई, एक सींग वाले देवता का चित्रण मिलता है, तो ये हमें याद रखना है। अब बात करते हैं राजस्थान के शहर कालीबंगा की। कालीबंगा जो वर्तमान हनुमानगढ़ जिले के अंदर है। कालीबंगा का नाम इस कारण से पड़ा क्योंकि यहाँ से काले रंग की चीटियां मिली हैं। प्राचीन सरस्वती नदी और वर्तमान गग्गर नदी के किनारे पर है, ये बाएं तट पर है। अमलानंद घोष के द्वारा इसका 1953 में खोज की गई, और 1961 से 65 के बीच में इसका उत्खनन कार्य करवाया गया, जहाँ से हड़प्पा कालीन और संस्कृति के 5 अलग अलग स्तर मिलते हैं, हड़प्पा से उत्तरोत्तर, और यहाँ के सब चर्चा कर चुके हैं। और हड़प्पा सभ्यता को दशरथ शर्मा ने, ये इंपॉर्टेंट याद है करना भी, दशरथ शर्मा ने इसको हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। पहली राजधानी इसकी हड़प्पा, दूसरी आ गई मोहनजोदड़ो, तीसरी के कालीबंगा। और मोहनजोदड़ो और जो हड़प्पा है, इन दोनों को इसी नगर की जुड़वा राजधानी कहा है, पिंगट मोहदय। कालीबंगा से प्राक हड़प्पा और हड़प्पा काल के अवशेष मिले हैं, और यहाँ से हड़प्पोत्तर सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। और 1961 में बीके थापर और बी लाल के द्वारा कालीबंगा में उत्खनन कार्य करवाया गया, 53 में इसकी। और कालीबंगा से प्राक हड़प्पा कालीन के जुते हुए खेत के साक्ष्य, ऐसे करके जुते हुए खेत हैं के साक्ष्य मिलते हैं। गया और वहां पे 2 फसलें बोई गई, एक साथ चना
और एक सरसों वो दोहरी जुताई के साक्ष्य या जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कालीबंगा से मिलते। और जालीदार जुताई कैसे करके, ऐसे जालीदार जुताई, जालीदार है, अलग अलग दो फसलें बोई जाती थी। कालीबंगा से 7 आयताकार हवन कुंड, या ऐसे मान लो आप लोग 7 अग्निवेद, ये 7 हवन कुंड हैं। और कालीबंगा से एक बेलनाकार मोहर मिली है, बाकी कहीं से बेलनाकार मोहर नहीं मिली है। ये जो बेलनाकार मोहर थी वो कहाँ चलती थी, वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंदर। इस आधार पे आइडिया ये लगाया जाता है कि जो इनका व्यापार था वो मेसोपोटामिया की सभ्यता के साथ किया जाता था। युगल समाधि का मतलब है कि दो लोगों को एक साथ दफनाया गया था। प्रतीकात्मक समाधि भी मिली। जब हमने लोथल पढ़ा था तो वहां पे 3 लोगों को एक साथ बनाया गया, तो इस आधार पे ये आइडिया लगाया गया था कि यहाँ पे सती प्रथा चलती थी। यहाँ पे युगल समाधि का मतलब 2 लोगों को एक साथ दफनाया। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगा में एक सी नगर योजना थी, परंतु मोहनजोदड़ो के विपरीत कालीबंगा के कच्ची ईंटों के घर थे, इसलिए इसको दीनहीन बस्ती कहा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से नाली के साक्ष्य नहीं मिले, बाकी सभी जगह पे उच्चतम नाली की व्यवस्था थी। जल निकासी की सबसे बेहतरीन व्यवस्था हमें देखने को मिलती घाटी सभ्यता के दौरान, लेकिन सार्वजनिक नाली कहीं भी देखने को नहीं मिलती। वो नहीं मिलती तो कालीबंगा के नहीं मिलती, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट शहरी जल निकासी का अभाव दिखाई देता है। अपवाद स्वरूप यहाँ की सड़कें तो पक्की थी, लेकिन घर कैसे थे, कच्चे थे। जैसे हमने अपवाद पढ़ा था मोहनजोदड़ो का, मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, लेकिन कब्रिस्तान वहां से नहीं। तो यहाँ पे घर तो यहाँ से कच्ची ईंटों के हैं, और सड़कें कैसी है, पक्की हैं, और सड़कें समकोण पे काटती थी। कालीबंगा में जो दुर्ग टीला और एक हमने पढ़ा था नगरीय टीला, उनको एक ही दीवार से प्राचीर के द्वारा उसको संरक्षण प्रदान किया जाता है। जबकि यहाँ देखने को मिलता है कि पश्चिमी टीले को 2 अलग अलग और परंतु परस्पर संबंध खंड थे, उनके द्वारा विभाजीकरण किया गया था, या दोहरे प्राचीर का हमें देखने को मिलता है। और एक टीले में जनसंख्या का विशिष्ट वर्ग, ये मान लो आप लोग जो ग्रामीण लोग थे या जो मुख्य लोग थे वो रहते थे, और दूसरे में गौण लोग रहते थे, जिसमें विशिष्ट वर्ग रहते थे, या जो आप लोग राज परिवार थे वो रहता था। और कुंडों के अस्तित्व के साक्ष्य मिले, ये हमने पढ़ ही लिया। और पश्चिम में मिलता है कब्रिस्तान तरफ, अग्नि वेदिकाएं मिलती है 7, और जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं, और कब्रिस्तान का साक्ष्य मिलता है। और वो कहाँ मिलता है, पश्चिम में। दुर्ग एवं नगर दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीर से घिरे हुए थे। बाकी हमने हड़प्पा में इसमें पढ़ा था, लोथल में भी अलग अलग है। यहाँ स्पष्ट रूप से दिखने को मिलता है कि अलग अलग घिरे हुए थे। और हड़प्पा नगर में निचला नगर रक्षा प्राचीर से नहीं घिरा होता था, लेकिन नवीन उत्खनन से पता चला है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के निचले भाग भी रक्षा प्राचीर, या उनको एक दीवार के द्वारा रक्षा प्रदान की जाती थी, ताकि हमले या आक्रमण से उनको बचाया जा सके। कालीबंगा से कोई स्पष्ट जल निकासी या नालियों के साक्ष्य नहीं मिलते। कालीबंगा से शवों की अंत्येष्टि 3 प्रकार से की जाती थी, एक तो पूर्ण समाधिकरण, एक आंशिक समाधिकरण, और एक दाह संस्कार, आधा जला दिया आधा दफना दिया, उसको बोलते हैं आंशिक समाधिकरण। और जलाने के साक्ष्य मिलते हैं, साथ ही साथ समाधि के साक्ष्य भी मिलते हैं। कालीबंगा से सेल खड़ी की मोहरें मिलती है, और एक बेलनाकार मोहर मिलती है जो मेसोपोटामिया के साथ संबंध स्थापित करने का काम करती है। हड़प्पा कालीन के समान अक्षर वहां से मिलते हैं, अलंकृत ईंटें मिलती है, और पूरा हाथी दांत केवल कालीबंगा से मिला है। बाकी जगह पे हाथी दांत के मृण मूर्तियां या हाथी दांत से कुछ बनी हुई चीजें हैं, वो लघु रूप में मिली है, लेकिन यहाँ से पूरा का पूरा हाथी दांत पूरा मिला है, तो इसलिए ये चीज याद करनी है। बेलनाकार मोहर मिली है, ये इंपॉर्टेंट है। चावल के साक्ष्य मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ईंटों से निर्मित चबूतरे बने हैं, और कच्ची ईंटों से बनी थी, और फर्श है वो उसके ऊपर मांडने बनाए गए हैं। मांडने मतलब जो देहाती शब्द है, मांडने का मतलब चित्रण किया गया है। हल्के निशान का मतलब है कि दोहरी जुताई के साक्ष्य मिलते हैं, जिस आधार पे 2 फसलें बोई गई थी, चावल के साक्ष्य मिले हैं, साथ ही साथ सरसों और चने के साक्ष्य। हवन कुंड है, 7 अग्निवेदिकाएं हैं, युगल और प्रतीकात्मक समाधियां मिलती है। ऊंट की अस्थियां मोहनजोदड़ो से भी मिली है, और यहाँ से खिलौना गाड़ी और उसके पहिए मिले हैं। तांबे की आक्रामक मुद्रा और बेल की मुद्रा मिलती है। सिलबट्टा भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं, ये याद रखने वाली बात है। भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, तो कालीबंगा से मिलते हैं। मरेनी पट्टिका पर सींग युक्त देवता की आकृति का वो वहां से भी मिला था। हाथी दांत की कंघी मिलती है, एक पल्ले वाला दरवाजा मिलता है,
और अपने अपने घरों में अलग अलग उनके अलग अलग कुएं थे, प्रत्येक घर का अलग अलग प्राइवेट कुआं। काले रंग की चूड़ियां मिली, इसी कारण इसका कालीबंगा नाम पड़ा। और ये याद रखना है कि यहाँ से किसी प्रकार के मातृ देवी की मूर्ति नहीं मिलती। ये सभ्यता मातृ सत्तात्मक सभ्यता थी, देवी की पूजा करती थी। तो लोथल और कालीबंगा से शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं। लोथल से हमने पढ़ा था कि एक खोपड़ी है, उसके अंदर 6 छेद हैं। और यहाँ से भी एक खोपड़ी मिली है, उसमें शल्य चिकित्सा के प्रमाण देखने। मातृ सत्तात्मक का मतलब है कि ये जो परिवार है वो जैसे अपने वर्तमान में पितृ सत्तात्मक परिवार मुख्य रूप से पाया जाता है, यहाँ का जो परिवार था जो मातृ सत्तात्मक परिवार, सत्ता परिवार में माता की चलती। यह समृद्ध बनावली जो हरियाणा के अंदर पाया जाता है, यह समृद्ध लोगों का नगर था, रईस लोग यहाँ पे रहते थे। हरियाणा के फतेहाबाद जिले के अंदर पाया जाता है, रंगोई नदी के तट पे है। खोज की थी रविंद्र सिंह बिष्ट ने, और 1973 में इसकी खोज हुई थी, याद रखना। कालीबंगा की तरह यहाँ से प्राक हड़प्पा और हड़प्पा कालीन दोनों तरह की संस्कृति के प्रमाण मिलते हैं। और जल निकासी जो सिंधु सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी, यहाँ भी इसका अभाव है। और इसके साथ साथ कालीबंगा में भी जल निकासी का अभाव पाया जाता है। कालीबंगा और जो बनावली है, बनावली नाली, कुछ अवशेष किस प्रकार से मिले? खिलौने के रूप में हल की आकृति या मिट्टी का हल या टेराकोटा या जो मिट्टी में है को बना के और एक हल का रूप दिया गया है, के साक्ष्य मिलते हैं। जौ के अवशेष, ये याद रखना, बाकी कहीं से हमने जो और चावल के साक्ष्य, हालांकि हड़प्पा से हमने जौ के साक्ष्य पढ़े, गेहूं और जौ के। यहाँ से तिल और सरसों का एक बड़ा ढेर मिला है। तांबे के बाण मिले हैं। तेल खड़ी पकाई मिट्टी के मोहरे जिन पर सेंधव लिपि लिखी गई है। लिपि की बात करें तो ये सर्पिलाकार लिपि है। कैसी है लिपि? है सर्पिलाकार, ऐसे। और अब तक पढ़ी नहीं गई। वेंटन महोदय ने इसको पढ़ने का प्रयास किया था, लेकिन वो पढ़ी नहीं गई। जब बाद में जब विशेषता आएंगी तब बारे में पूरा डिटेल से मातृ देवी की लघु मरण मूर्ति मिलती, और कालीबंगा से मातृ देवी की मूर्ति यहाँ से मिलती। आरा युक्त मरण पहिया मिला है, आरे के द्वारा निर्मित किया गया एक मिट्टी का पहिया बनाया गया है। मिट्टी के बर्तन है, दावन पात्र या वाश बेसिन, जिस कपड़े धोने के काम आता है ना, बर्तन धोने वाश बेसिन। और किलियों के बारे में चर्चा यहाँ पे ऐसे साक्ष्य मिलते हैं। अब सुर कोटड़ा जो गुजरात जिले के अंदर कच्छ के क्षेत्र के अंदर पाया जाता है। सुर का मतलब होता है घोड़ा, यहाँ से सबसे इंपोर्टेंट है घोड़े के साक्ष्य। सुर कोटड़ा कच्छ जिले के अंदर पाया जाता है। खोज की थी 1964 के अंदर जगपति जोशी ने, और यहाँ से प्राचीर युक्त बस्ती मिली है। सुर कोटड़ा हड़प्पा सभ्यता के पतन को दर्शाता है। पतन के जो साक्ष्य हैं वो सबसे ज्यादा कहाँ से मिलने को देखने को मिलते हैं, तो वो सुर कोटड़ा से देखने को मिलते हैं। सुरकोटड़ा के अंतिम स्तर से घोड़े की अस्थियां मिली है, ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण खोज है, क्योंकि घोड़े की अस्थियां अन्य किसी भी हड़प्पा कालीन सभ्यता से नहीं मिली, याद रखना। पाकिस्तान की स्वात घाटी में गालीगाई, बलूचिस्तान में पिराक, महाराष्ट्र में इनाम गांव से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। लेकिन सुरकोटड़ा से और क्या मिला है, तो इंपॉर्टेंट है घोड़े घोड़े की अस्थियां, इस प्रकार की कब्रगाह, 4 कलश है, उनको एक साथ दफनाया गया है। और तराजू का पलड़ा है, और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है खरीदारी करने के। रंगपुर अहमदाबाद जिले के अंदर पड़ता है। खोज की थी 1931 में एम एस वत्स ने, और दुरिये ने 1939 में, और आर एच राव ने खुदाई की थी 1953 के। कोई मुद्रा नहीं मिली, एक तो ये, और कोई भी मरण मूर्ति नहीं मिली। मातृ मूर्ति कहां से नहीं मिली? एक तो नहीं मिली अपने को कालीबंगा से, और एक यहाँ से मातृमूर्ति नहीं मिली। एक हमने चर्चा की थी कि अपने को मातृमूर्ति कहाँ से देखने को नहीं मिलती, तो कालीबंगा हो गया। यहाँ से मातृमूर्ति,
नहीं मिलती और साथ ही साथ कोई मुद्रा नहीं मिली। बाकी जगह से किसी न किसी प्रकार की कोई मुद्रा मिली है, लेकिन रंगपुर से मुद्रा नहीं मिली है। रंगपुर तथा प्रभास पतन जो सोमनाथ के अंदर, सोमनाथ जगह वहां से नजदीक पड़ती है, सिंधु सभ्यता के औरस पुत्र हैं, डायरेक्ट डिसेंट्स क्षेत्र माने जाते हैं। रंगपुर में सैंधव सभ्यता के उत्तरकालीन अवशेष मिलते हैं और उखड़ने के या उजड़ने के साक्ष्य मिलते हैं। और यहाँ से कच्ची ईंटों का दुर्ग भी मिला है। कच्ची ईंटें और कहाँ मिली थी? बस्ती के अंदर काम में ली जाती थी। तो कच्ची ईंटें हमें मिली थी एक तो कालीबंगा से। कालीबंगा के जो घर बने हुए थे जो कच्ची ईंटों से बने थे, इसलिए वहां को दीन ईंट बस्ती कहा गया था, जबकि वहां की जो सड़कें थी वो पक्की। रंगपुर से भी हमें चावल के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। रोजदी, ये भी गुजरात में भादर नदी के किनारे पर है, खंभात की खाड़ी के अंदर क्षेत्र देखने को मिलता है और यहाँ से हाथी के अवशेष। अब जगह आती है मालवण। मालवण काठियावाड़ जिले के अंदर पड़ता है, सूरत जिले में है, ताप्ती नदी के किनारे पर है, निचले मुहाने में। और हम ये भी एक बंदरगाह माना जाता है कि ये भी एक बंदरगाह था। मालवण का पता लगाया था R.H. आलीचंद ने और JP जोशी ने मिलकर तो 67 में, और उस 70 में इसका करवाया था उत्खनन कार्य। यहाँ से मृद बांड मिलते हैं, लाल चमकीले, लाल काले, लाल इसी प्रकार के अलग अलग मृद बांड मिलते हैं। बाकी जब हमने हड़प्पा पढ़ा था तो वहां से लाल मृद बांड मिलते हैं। तो यहाँ से जो मृद बांड मिलते हैं वो अलग अलग मिलते हैं, लाल भी मिलते हैं, चमकीले लाल भी मिलते हैं और काले लाल मिलते हैं। ये आप लोग याद रखना। तो इस बात का द्योतक या प्रमाण है कि मालवण मध्य भारतीय, दक्षिणी और सौराष्ट्र के ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का संगम स्थल था, यानी बीज का स्थल था जहां से ऐसे काम होते थे। तांबे के साथ साथ कांसे के उपकरण भी मिलते हैं, सांड की मृण मूर्ति मिलती है, कार्निलियन के मनके मिलते हैं। मनके बनाने का कारखाना चौंदड़ो था, उसके साथ साथ कार्निलियन के मनके वो यहाँ से मिलते हैं। और जंगली तथा पालतू पशुओं की हड्डियां मिली है यहाँ पे, कहां से? मालवण के अंदर। मालवण से मृदबांड याद रखना है, संस्कृति ताम्र युगी, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति का संगम था। और के साथ साथ कार्निलियन के मनके और जंगली और पालतू जानवरों के साक्ष्य यहाँ है। राखी गढ़ी जो हरियाणा के अंदर है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। 4 जिले में है, रफीक मुगल ने इसकी खोज की थी। राखी गढ़ी है जो प्राक हड़प्पाकालीन सभ्यता स्थल है और यहाँ से सिंधु लिपि से युक्त एक लघु मुद्रा भी प्राप्त हुई है। बच्चों के पिट्ठू या पिंडू खेल का साक्ष्य मिलता है। और राखी गढ़ी सिंधु सभ्यता के 5 बड़े नगरों में से एक है और भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है, क्योंकि मोहनजोदड़ो और सॉरी जो हड़प्पा वो कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान में चले गए थे। तो ये बचता है हमारे। मीठाथल हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर स्थित है। 1968 में पंजाब के विश्वविद्यालय के तत्वाधान के अंदर सूरज भान सिंह ने का उत्खनन करवाया और तांबे की कुल्हाड़ी यहाँ से मिली। ज्यादा इंपोर्टेंट नाल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, नाल से बस 2 चांदी के मुकुट मिले, ये आप लोग याद रखना। जोशी और रविंद्र। अब है इंपॉर्टेंट धोलावीरा जो स्टेट। धोलावीरा गुजरात के कच्छ जिले के अंदर बचाऊ तहसील के अंदर है। 1967-68 में जगपति जोशी ने खोज की, उत्खनन कार्य करवाया रविंद्र सिंह बिष्ट ने। 7 अलग अलग सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया। मानसर या मानहर नदियों के किनारे पे ये द्वीप के रूप में स्थित था। धोलावीरा एक सफेद कुआं या वीरा का कुआं या आयताकार नगर कहलाता है, ये इसकी विशेषता है, ये याद रखना। और साथ ही साथ हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षण शाला धोलावीरा से मिली। पर्यवेक्षण, खगोलीय का मतलब अपने पिंडों के बारे में जानकारी मिलती है, जो खगोलीय पिंड है उनके बारे में। धोलावीरा की रक्षा प्राचीर पत्थर से निर्मित थे, बाकी जगह ईंटों से, यहाँ पत्थर से निर्मित थी। सुनामी जैसे समुद्री तूफान के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिले और यहाँ से 16 तालाबों के साक्ष्य देखने को। राखी गढ़ी और धोलावीरा भारत में खोजे गए सबसे बड़े हड़प्पाकालीन नगर हैं और भारतीय उपमहाद्वीप में मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और एक बहावलपुर में गनेड़ीवाल जगह है के बाद राखी गढ़ी चौथा सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन नगर है। लेकिन 2015-16 की खोज के आधार पे ये माना गया है कि राखी गढ़ी को हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मानते हैं। राखी गढ़ी व धोलावीरा के बाद कालीबंगा देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है और जहां अन्य हड़प्पाकालीन नगर 2 भागों में विभाजित था, जबकि तथा निचले नगर में विभाजित थे, वहीं धोलावीरा 3 भागों में विभाजित था। ये अलग विशेषता है, क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ऐसा स्थल जो 3 भागों में विभाजित था तो वो था धोलावीरा। 2 भाग आयताकार दुर्गबंदी में पूरी तरह सुरक्षित थे और ऐसी दुर्गबंदी
या नगर योजना अन्य हड़प्पाकालीन नगरों में देखने को नहीं मिलती। शासक वर्ग, अधिकारी वर्ग इसमें निवास करते थे, बाकी अलग जगह नहीं। धोलावीरा को छोड़कर सिंधु सभ्यता के किसी में दुर्ग में प्रशासकीय या धार्मिक क्रियाकलाप के बारे में किया जाता था, ऐसी जानकारी मिलती है। और खेल के स्टेडियम की जानकारी मिलती है। सूचना पट या आप लोग मान लो कि जो स्कोर बोर्ड है उसके बारे में जानकारी मिलती है। 10 अक्षर है, प्रत्येक अक्षर 37 सेंटीमीटर और 27 सेंटीमीटर चौड़ा है। धोलावीरा से बांध निर्माण या कृत्रिम जलाशय या जल संग्रहण की जानकारी मिलती है। वाटर हार्वेस्टिंग के साक्ष्य मिलते हैं। राजसभा होगी, 3 महल हैं तो तीनों के अंदर राजसभा, गिरगिट की प्रतिमा, नेवले की पत्थर की मूर्ति, पोलिसदार श्वेत पत्थर की पाषाण और स्तंभ धोलावीरा से मिले हैं। प्राचीनतम काल का सबसे बड़ा बंदरगाह धोलावीरा है। सबसे मोटी और सर्वाधिक सुरक्षा प्राचीर कैसी है? पत्थर निर्मित है, बाकी जगह ईंटों से निर्मित, ये पत्थर निर्मित। आगे पतन के 7 कार्मिक चरण प्राप्त हुए हैं कि किस प्रकार अलग अलग। रोपड़ जो आजादी के बाद में खोजा, रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के बाएं किनारे पर है। बीबी लाल ने 1950 में इसकी खोज की। 1953 से लेकर 1956 के बीच में जगदत्त शर्मा ने इसका क्या करवाया था? उत्खनन कार्य करवाया था। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में खोजा गया एवं उत्खनन प्रथम स्थल रोपड़ है, दूसरा है कालीबंगा। रोपड़ की खुदाई से हड़प्पा से लेकर गुप्त और मध्यकाल तक की संस्कृति के 6 अलग अलग स्तर के साक्ष्य मिलते हैं। रोपड़ से मानव की कब्र के साथ साथ कुत्ते के शवाधान के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पाकालीन 70 ऐसा साक्ष्य जहां नवपाषाण में बुर्ज होम जगह में मिलती है, कुत्ते के साक्ष्य है, लोगों के साथ दफनाए गए, बाकी कहीं नहीं मिलते। पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित है। संगोल की खुदाई में एस तलवार तथा रविंद्र सिंह बिष्ट ने करवाई थी। संगोल से सिंध नदी सभ्यता के अंतिम स्तर से लेकर चित्रित स्तर विद्यमान तथा ऐतिहासिक काल के अवशेष और दीवारें कच्ची ईंटों से बनी हुई। संगोल से कुछ वर्ताकार ईंटें या गर्त मिले हैं जो अग्निस्थल के रूप में प्रयुक्त होते थे। तांबे की 2 छेनियां मिली हैं और मिट्टी की चूड़ियां मिली है, बाली और मनके मिले। याद रखना हमको के बारे में, संगोल के बारे में। अब बांडा या बाड़ा जिसको कहा जाता है, पंजाब में रोपड़ के पास ही बाड़ा नाम का एक जगह है। पतनो उन्मुख हड़प्पा संस्कृति के मृद मांड मिलते हैं। और मांडा है वो चिनाब नदी के किनारे पे अखनूर के पास है, जबकि ये है बाड़ा। संस्कृति का त्रिस्तरीय क्रम हमें देखने। आलमगीर तो इसका अंतिम इलाका है। गंगा यमुना के दुआब क्षेत्र में यमुना की सहायक जन नदी के बाएं तट पे मेरठ जिले में पाया जाता है। भारत के सेवक समाज के तत्वाधान में यज्ञदत्त सर्मा के नेतृत्व में 1958 में इसकी भिराणा हरियाणा के अंदर पड़ता है। हरियाणा के अंदर भिराणा जगह है, वहां से लाल मृद भांडों पर एक स्त्री का चित्र अंकित मिलता है और तुलना मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी जाती है। इसे माना जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। मांडी उत्तर प्रदेश के अंदर हड़प्पा सभ्यता की एक टकसाल थी। टकसाल मतलब वहां पे मुद्रा बनाने का काम किया जाता था। सहारनपुर उत्तर प्रदेश से गेहूं की खेती के साक्ष्य मिलते हैं और ये उत्तर हड़प्पाकालीन साक्ष्य है। तनोली जगह मिलती है। बागपत उत्तर प्रदेश से किसी विस्तारित शवाधान का साक्ष्य मिला है। तनोली सभ्यता हड़प्पा का अंतिम ज्ञात कब्रगाह स्थल है और इसे विश्व की विशालतम कब्रगाह स्थल माना जाता है। बालू हरियाणा से सर्वाधिक फसली साक्ष्य मिलते हैं, जहाँ पे सर्वाधिक फसलें बोई जाती थी। गेहूं, जौ, चावल, चना, तरबूज, ये सारी सबसे ज्यादा जो फसलें बोई जाती थी वो बालू हरियाणा के अंदर। यहाँ से लहसुन का भी साक्ष्य मिलता है। और अल्लादीनो पाकिस्तान में स्थित बिना सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ हड़प्पा का एक गांव था। अल्लादीनो सिंध की खोज WH फेयर सर्विस ने कराची के पास की थी और अल्लादीनो से टेराकोटा का एक जार, सोने, चांदी और कांसे के आभूषण, एक बेल्ट पर 36 कार्नेलियन मुद्राएं मिली हैं और वस्त्र उद्योग का केंद्र था। और बालाकोट का उत्खनन कार्य करवाया था जॉर्ज डेलस ने। अंतिम वाले बिंदु है ना, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट आपको मैं बताऊंगा, बालाकोट किला बंद बस्ती है। वर्तमान जार मिला है जिसमें अलग अलग मुद्राएं मिली है, स्नानागार मिला है और बलूचिस्तान के अंदर पाया जाता है। अब 15 क्या सिंधु सभ्यता की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि कौन सा किस जगह स्थित है। पहले बात करें मोहनजोदड़ो, तो मोहनजोदड़ो 1922 के अंदर खोजा गया था और राखल दास बनर्जी के द्वारा खोजा गया था। और ये कहाँ पे पड़ती है? तो ये सिंधु नदी के दाएं तट पे पड़ता है।
दाएं तट पे। चमुंदड़ो है, ये 1931 के अंदर खोज हुई थी, 1935 के अंदर कार्य हुआ था। प्रिय और इनके नेतृत्व में ये के किनारे, कोट दीजिए ये भी सिंधु के किनारे। तो 21 में पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा, दयाराम साहनी के द्वारा। रावी नदी के बाएं तट पे पड़ता है ये। रोपड़ जो स्वतंत्रता प्रताप बाद में खोजा गया, सतलज नदी के किनारे। बाड़ा, ये भी सतलज नदी के किनारे। कालीबंगा जो गग्गर या प्राचीन सरस्वती किनारे देखने को मिलता है। और मांडा जो जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। बनावली या बनवाली जहाँ से नाली के साक्ष्य नहीं मिलते, प्राचीनतम सरस्वती नदी या रंगोई नदी है। सुत कांगीडोर जो अंतिम बिंदु है दास्क नदी के किनारे। सुत काकीगो ये भी सादिकोर नदी है जो अरब सागर के अंदर पाई जाती है। बालाकोट ये विदार नदी के किनारे। आलमगीरपुर जो हिंडन नदी की सहायक नदी है पे। रंगपुर है वो भादर नदी, रोजदी भादर नदी। और मालवण ताप्ती के अंदर। ये अलग अलग नदियों के बारे में दे रखा है। किस कौन सा स्थल है वो किस नदी के किनारे है। तो याद करने वाली चीजें मैं वापस यहाँ से रिपीट कर दूं। कालीबंगा इंपॉर्टेंट है, कालीबंगा। कालीबंगा के अलावा हड़प्पा सबसे इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा के बाद में ये चीजें हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा के बाद में चहुंदड़ो, 4 नंबर पे लोथल, बनावली या बनवाली जिसको बोलते हैं। एक आपने पढ़ा है रोपड़ को, रोपड़ के बारे में थोड़ा पूछा जाता है। एक पढ़ा जाता है धोलावीरा के बारे में। ये मुख्य मुख्य रूप से ऐसे स्थल हैं जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन भावनाएं रहती हैं। आलमगीर पालवन ये बिंदु है जहां से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। बाकी अपने और चर्चा बचती है इसके बारे में, तो अगली नेक्स्ट क्लास में जुड़े रहिए इस चैनल के साथ में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक खैर।